हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में हम एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल के एमसीक्यूज के रिलेटेड ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है। ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड जो है आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। पहले पार्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, दूसरे पार्ट में भी अच्छे से विद हेल्प ऑफ क्वेश्चन, विद हेल्प ऑफ एमसीक्यूज आपके साथ पूरा टॉपिक जो है वो आपके साथ रिवाइज कर रहे हैं। गुजारिश करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड में जो है कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर जो है ज़रूर बताइए। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो कि 21st क्वेश्चन है आपके पास। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्टार्ट ए कॉटन मिल इन बॉम्बे इन 1854। देखिए, ये बात हम सबको पता होती है कि इंडिया की जो पहली कॉटन मिल है वो 1854 में बॉम्बे में स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये बात हम सब ने सीखी हुई है, हमने पढ़ी हुई है। लेकिन आपने बताना है कि ये जो कॉटन मिल स्टार्ट हुई है इसकी शुरुआत किसने की थी, इसका एस्टेब्लिशमेंट किसने की थी। क्या वो आपके पास कल्पना दत्त थे, क्या आपके पास सूर्य सेन थे, क्या वो आपके पास कवासजी नानाभाई देवर थे या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कवासजी देवर जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएंगे। देखिए, बेसिकली हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट आते हैं, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन जब आपको देखने को मिला था पूरे वर्ल्ड में 1929 1930 के आसपास, तो उसका असर पूरे इंडिया में भी पड़ा था। ठीक है जी, इंडिया में भी बहुत सारे किसान सभाज जो हैं वो इमर्ज हुए थे, बहुत सारे हड़ताल, बहुत सारे स्ट्राइक्स आपको देखने को मिले थे। फिर इसके बावजूद ये कंसेप्ट आपको 1930 में आ रहा है। उससे पहले ही इंडिया में भी जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट है वो शुरू हुआ था। बाय द कंसेप्ट ऑफ 1854 इंडिया में पहली जो आपके पास कॉटन मिल स्टार्ट होती है और इसका नाम रखा जाता है बॉम्बे स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी। बॉम्बे स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी, इसकी शुरुआत 1854 में बॉम्बे में होती है और इसको जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कवासजी नानाभाई देवर के द्वारा की जाती है। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये भी आप याद रख दीजिए, किसी के आसपास 1853 में, ऑलमोस्ट 1853 में आपके पास पहली जो ट्रेन है वो फ्रॉम बॉम्बे टू थाने इसकी शुरुआत की जाती है। पहली जूट मिल अगर इंडिया में देखी जाए तो वो कलकत्ता में 1855 में आपको देखने को मिलती है। तो ये कंसेप्ट आपने याद रख लेने हैं। पूछा जा रहा है, वायर वाज द फर्स्ट इंडियन ओनर पेपर मिल, कॉपर पेपर मिल सेटअप इन 1882। ठीक है जी, 1854 में आपने जूट मिल का कंसेप्ट पढ़ लिया, 1853 में आपने फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन का कंसेप्ट पढ़ लिया, 1855 में आपने जूट मिल का कंसेप्ट पढ़ लिया और आपके पास 1882 में पेपर मिल इंडिया में पहली देखने को मिलती है, कॉपर पेपर मिल। आपसे पूछा जाता है कि ये कॉपर पेपर मिल है इंडिया में सबसे पहले 1882 में किस शहर में, किस स्टेट में जो है सेटअप की गई थी। क्या वो आपके पास बॉम्बे था? नंबर सेकंड ऑप्शन, क्या वो गुजरात थी? क्या वो नंबर सी आपके पास कलकत्ता आ रहा है या नंबर डी आपके पास लखनऊ आ रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लखनऊ। इंडिया की जो पहली फर्स्ट इंडियन ओनर्ड पेपर मिल थी जिसका नाम कॉपर पेपर मिल आ रहा है, इसे 1882 में कलकत्ता जो लखनऊ है, लखनऊ में सेटअप किया गया था। इस तरह से जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम है 1904 के आसपास मद्रास में शुरू हो रहा है। लेदर गवर्नमेंट लेदर फैक्ट्री जो है इसे 1860 के आसपास कानपुर में स्टार्ट किया जाता है। तो ये आपने हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें याद रखनी है। सीख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है जी, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू सिट एज ए मेंबर ऑफ जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्राइवी काउंसिल, जो लंदन में है। ये आपने बताना है। क्या आपने बताना है कि पहला इंडियन कौन था जो कि मेंबर ऑफ जुडिशियल कमेटी बना था, किसका? प्राइवेट कमेटी जो आपके पास लंदन में है वो ऐसा है। या कभी कभी सीधा सीधा ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट इंडियन टू फाइंड ए प्लेस इन द लंदन प्राइवेसी काउंसिल, इसके रिलेटेड जुडिशियल कमेटी के रिलेटेड पूछा जाए तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? क्या ऑप्शन नंबर है आपके पास सर सईद अहमद खान है? क्या ऑप्शन बी आपके पास सईद अमीर अली आ रहे हैं? क्या ऑप्शन सी आपके पास लालचंद आ रहे हैं? या ऑप्शन डी अगर आप देखेंगे क्या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जो आपके पास सईद अमीर अली जो हैं ये आ रहे हैं। सईद अमीर अली पहले ऐसे भारतीय थे जिनको एज ए मेंबर ऑफ जुडिशियल कमिटी इन द प्राइवेट काउंसिल लंदन में जो है उसमें जगह मिली थी। सर सईद अहमद खान कौन है? ही इज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है जी, तो ये पहले कांग्रेस के सपोर्टर थे, फिर आगे चलकर इन्होंने मुस्लिम्स के लिए अलग डिमांड करने की बात की। और ये लालचंद जो आपने यहाँ आ रहे हैं, लालचंद कौन है? प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन थे पंजाब हिंदू सभा के।
एंड लेटर वन ऑफ द लीडर ऑफ आर्य समाज। तो ये YMCQ जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट के रिलेटेड आपने याद रख दिया। सईद अमीर अली, तो ये तो क्वेश्चन में ही आपने पढ़ लिया। और जो आपके लालचंद आ रहे हैं प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन थे पंजाब हिंदू सभा के, और इसके साथ साथ आगे चलकर ये लीडर थे आर्य समाज के। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच आर द फॉलोइंग पैक्ट्स पुट एन ऑफिशियल सील ऑन ए सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी टू मुस्लिम्स। आपने बताना है कि नीचे दिए गए ऐसा कौन सा पैक्ट था, किस पैक्ट ने मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तौर पर इनको पेश किया, किस पैक्ट के दौरान ये हुआ? क्या ये पुणे पैक्ट के दौरान आपको देखने को मिला? क्या आपके पास बॉम्बे पैक्ट के दौरान देखने को मिला? क्या ये सूरत पैक्ट की बात है या ये लखनऊ पैक्ट की बात है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लखनऊ पैक्ट, जो 1916 में आपको देखने को मिला था वो आ जाएगा। देखिए कंसेप्ट क्या था, मुस्लिम लीग का कंसेप्ट था कि 1 अक्टूबर 1906 के आसपास 35 मेंबर डेलीगेशन जो है मुस्लिम नोबल्स की, मोस्टली जो अलीगढ़ मूवमेंट के साथ संपर्क करते थे, जो अलीगढ़ मूवमेंट के साथ रिलेटेड थे, वो शिमला में जमा होते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, ताकि वो प्रोटेस्ट कर सकें, प्रेजेंट कर सकें, लॉर्ड मिंटू को अपना जो है बात उनके सामने रख सकें, जो लॉर्ड मिंटू तब के विसराय आपके पास आ रहे थे। इन्होंने डिमांड रखी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव के लिए मुस्लिम्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स में प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव चाहिए मुस्लिम्स के लिए, ये डिमांड इनकी थी। इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट ऑफ मुस्लिम जजेस इन हाई कोर्ट्स एंड मेंबर इन द विसराय काउंसिल, ये सारे की सारी डिमांड इनकी थी। हालांकि जो आपके पास शिमला में डिपुटेशन हुआ था, इससे कोई ठोस इसका नतीजा निकला नहीं था। इट फेल टू ऑब्टेन एनी पॉजिटिव कंटेंट आपके कमिटमेंट फ्रॉम द विसराय, लेकिन इसने जो आपके पास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन के तौर पर जो है एक कदम आपके पास रखा, जिसे आगे चलकर 1907 में आपको देखने को मिला। लखनऊ पैक्ट जब 1916 में हुआ था तो लखनऊ पैक्ट ने एक ऑफिशियल शील लगाई थी ऑन ए सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी टू मुस्लिम्स। तो ये कंसेप्ट आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ठीक बैठ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वाया दिस MCQ आपके पास मुस्लिम लीग के कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए जी, द ऑल इंडिया हिंदू महासभा वाज स्टार्टेड इन हरिद्वार। ठीक है जी, जब मुस्लिम लीग का कंसेप्ट आपको देखने को मिला, फिर जो हिंदू सभा थे वहाँ पर भी आपको कंसेप्ट देखने को मिला कि पहली आपके पास जो फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ हिंदूज थी वो आपके पास हरिद्वार में देखने को मिली थी 1915 में। ऑल इंडिया हिंदू महासभा जो है इसकी शुरुआत आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए कि ऑल इंडिया हिंदू महासभा जो है इसकी शुरुआत आपको 1915 में हरिद्वार में देखने को मिलती है, लेकिन इसके हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया था? क्या ये कैलाशनाथ में रखा गया था? क्या ये आपके पास हरि पर्वत में रखा गया था? क्या ये अयोध्या में रखा गया था? क्या ये आपके पास देहरादून में रखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज देहरादून। तो द फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ हिंदूज वाज कन्वेन, ये कहाँ पर हुई थी? हरिद्वार में हुई थी। 1915 की बात है सर, ये 1915 में हरिद्वार में हुई थी। और द ऑल इंडिया हिंदू महासभा वाज स्टार्टेड देयर विद हेडक्वार्टर्स एट देहरादून। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है वी हिंदूज आर ए नेशन बाय अवरसेल्व्स। ठीक है जी, ये बात किस लीडर RSS के राष्ट्रीय स्वयं संघ के किस लीडर ने ये बात कही थी कि वी हिंदूज आर ए नेशन बाय अवरसेल्व्स? ठीक है जी, ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है KB हेजवार, ऑप्शन बी क्या वो VD सावरकर आ रहे हैं, ऑप्शन सी क्या वो आपके पास MS गोलवलकर आ रहे हैं, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, VD सावरकर। VD सावरकर ने कहा था कि वी हिंदूज आर ए नेशन बाय अवरसेल्व्स। देखिए कंसेप्ट क्या था, RSS जो आपके पास राष्ट्रीय स्वयं संघ था, सेवक संघ था, इसकी शुरुआत आपको लगभग 1925 में शुरुआत देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट लीडर इसके जो थे वो आपके पास KB हेजवार थे, आपके पास VD सावरकर थे, और उसके साथ MS जो आपके पास गोलवलकर थे, ये इंपॉर्टेंट लीडर्स इसके थे। ये हिंदू राष्ट्र चाहते थे। ठीक है जी, वो चाहते थे कि इंडिया जो है एक हिंदू राष्ट्र बने। और इसी दौरान VD सावरकर का बयान आता है, वो कहते हैं कि वी हिंदूज आर ए नेशन, के हम हिंदू जो हैं अपने आप में ही एक नेशन है। कांग्रेस ने 1934 से ही अपने वर्कर्स को मना किया था RSS में ज्वाइन करने के लिए। फिर आगे चलकर दिसंबर 1938 में कांग्रेस की एक मीटिंग होती है, वर्किंग कमेटी होती है, ये डिक्लेयर करते हैं कि जो भी महासभा की मेंबरशिप लेगा उसका मतलब ये है कि आप हिंदू महासभा में जा रहे हैं, RSS में जा रहे हैं, आपका कांग्रेस से पत्ता काटा जाएगा। ये बात आपके पास ये याद रखना है आपने। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए
व्हेन डिड मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द डे ऑफ डिलीवरेंस? पहले आपको पता होना चाहिए कि डे ऑफ डिलीवरेंस क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये कब मनाया गया था? डे ऑफ डिलीवरेंस जो है इसकी जो है कब मुस्लिम लीग ने इसको मनाया था? क्या ये आपके पास 26 जनवरी 1929 का दिन आ रहा है? क्या ये 22 दिसंबर 1939 का डे आ रहा है, 1939 का डे आ रहा है? क्या ये 8 अगस्त 1940 की बात है या 26 मार्च 1940 की बात है? तो डे ऑफ डिलीवरेंस का कंसेप्ट जब आता है तो आपके पास तारीख आती है 22 दिसंबर 1939, दैट इज 1939। ये डेट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए डे ऑफ डिलीवरेंस का कंसेप्ट क्या था। देखिए जब सेकंड वर्ल्ड वार आपके पास स्टार्ट होने को आता है, 1939 की बात है कि जब सेकंड वर्ल्ड वार आपके पास देखने को मिलता है, जो आपके पास इंडिया के विसराय थे लिंगटिंगटाओ, वो क्या कहते थे? उनका मकसद था, उन्होंने इंडिया की इजाज़त के बिना कह दिया, घोषित कर दिया कि आपके पास इंडिया जो है, इंडिया इज आल्सो ए पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड वार। कांग्रेस लीडर्स जो है आग बगोला हो गए। उन्होंने कहा भाई हमसे कम से कम पूछ लेते, भाई देश हमारा, हम रह रहे हैं, हमसे कम से कम एक बार संपर्क कर लेते, भाई पूछ लेते कि भाई आपने जाना है, इसमें इन्वॉल्व होना है कि नहीं होना। आपसे हमारी इजाज़त के बिना ही ये घोषित कर दिया कि इंडिया इज आल्सो ए पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड वार सेकंड। भाई उन्होंने बिल्कुल नाराज़ हो गए। कांग्रेस ने ये डिसाइड कर दिया कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं सब के सब रिज़ाइन कर डालो, जो भी आपके पास किसी कमेटी में है, किसी इस सरकार में है, सारे के सारे रिज़ाइन कर डालेंगे। सबने रिज़ाइन कर डाला तो मुस्लिम लीग की जय जयकार। मुस्लिम लीग ने क्या बोला, भाई हम कहाँ मानेंगे, हम तो खुश हो गए, सारे के सारे मुस्लिम्स हो गए, हिंदुस्तान से कांग्रेस का खात्मा हो गया, एंड ऑफ कांग्रेस हो गया। तो उन्होंने 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पर मना डाला। इसी माहौल में, इसी गर्मा गर्मी में मुस्लिम लीग ने यह भी पास रेजोल्यूशन कर डाला लाहौर के सेशन में 26 मार्च 1940, जो डेट यहाँ पर आपके पास 26 मार्च 1940 की आ रही है। 26 मार्च को 1940 को इसी लगे हाथों मुस्लिम लीग ने ये कंसेप्ट कर डाला, घोषित कर डाला कि हमारी जो मांग है अब ये नहीं चाहिए कि हमें इतना परसेंटेज चाहिए, इसमें चाहिए, उसमें चाहिए, नहीं भाई छोड़ दीजिए, वी वांट ए सेपरेट नेशन। ठीक है जी, रात गई बात गई, इन्होंने काम खत्म कर डाला। क्या कहा इन्होंने कहा आप छोड़ दीजिए भाई, हम चाहते हैं कि हमें इतने परसेंटेज चाहिए, इतने वोटर चाहिए, इतनी रिजर्वेशन, ना ना ना, अब रिजर्वेशन का काम छोड़ दीजिए। अब कांग्रेस का खात्मा हो गया, कांग्रेस सबने रिजाइन कर दिया। हमने डे ऑफ डिलीवरेंस 22 दिसंबर 1939 को मना डाला और 26 मार्च 1940 को घोषित कर डाला कि हमारी जो डिमांड है, हमारी जो रिक्वेस्ट है वो क्या है, वी वांट ए सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम्स। तो ये कंसेप्ट आपने याद रख लेने हैं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन एमसीक्यूज के माध्यम से आपसे जो है टॉपिक रिवाइज होना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी फर्स्ट केम फ्रॉम, जो आपके पास टू नेशन थ्योरी है ये सबसे पहले कहाँ से आई थी? इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट द बॉम्बे सेशन ऑफ लीग 1937। देखिए आपने तो पढ़ डाला कि 1939 में आपके पास डे ऑफ डिलीवरेंस आ रहा है, फिर इसी माहौल में 1940 में कांग्रेस जो मुस्लिम लीग है वो कहती है कि हमें सेपरेट नेशन चाहिए, इसकी मांग रखते हैं। लेकिन 1937 में ही टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट सबसे पहले आपके पास आया था। बॉम्बे सेशन के दौरान किसने ये बात कही थी? क्या आपके पास सर वजीर हुसैन की बात आ रही है? क्या सर सईद अहमद खान ने कहा था? क्या अली मोहम्मद जिन्ना ने आपके पास थ्योरी रखी थी, या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे बिल्कुल आपने सही पकड़ा है कि ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वजीर हसन। बेसिक ऑफ लीग डिमांड वाज इट इज टू नेशन थ्योरी विच फर्स्ट केम फ्रॉम द सर वजीर हसन इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस। कहां पर? बॉम्बे सेशन में ऑफ द लीग इन 1937। तो आपके पास टू नेशन थ्योरी का सबसे पहले कंसेप्ट किसने दिया था? सर वजीर हसन ने दिया था। चलिए जी, सीख रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा जा रहा है? आप हमें बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्लेसर वेवल एज नेक्स्ट विसरॉय सो एज टू अफेक्ट द पार्टीशन प्लान एंड ट्रांसफर। ये ऐसा ट्रांसफर ऑफ पावर। ठीक है जी, आपने बताना है कि वेवल जो आपके पास विसरॉय थे, इसको किसने रिप्लेस किया, सक्सीड किया। इसके बाद कौन आपके विसरॉय देखने को मिलते हैं जो पार्टीशन प्लान पर काम करते हैं और ट्रांसफर ऑफ पावर पर काम करते हैं? क्या वो क्रिपर्स थे? क्या वो आपके पास लॉरेंस थे? क्या वो माउंटबेटन थे? क्या वो आपके पास एवी अलेक्जेंडर थे? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता है कि माउंटबेटन प्लान आपके पास देखने को मिलता है, तो करेक्ट आंसर माउंटबेटन आ रहे हैं। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा जा रहा है? क्या आप हमें बताइए सर कि जो टीपी मकाले थे, जो जिनका आपके पास एजुकेशन सिस्टम इंडिया में देखने को मिलता है, टीपी मकाले के ही कंसर्ट के दौरान आपके पास जो इंडिया का एजुकेशन कंसर्ट बने थे, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो 1835 में पास हुआ था, तो मकाले के कंसर्ट पर ही आया था। जो ये टीपी मकाले थे, ये किस ग्रुप के साथ बिलोंग करते थे? ये किस ग्रुप का पक्ष करते थे? क्या वो ओरिएंटलिस्ट ग्रुप थे? क्या वो एंग्लिश ग्रुप थे? या दोनों के साथ थे, या नन ऑफ दीज? अब देखिए, जो आपके पास वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का कंसेप्ट आ रहा है इंडिया में, तो जो कमिटीज़ बनी थी वो दो हिस्सों में तब्दील हुई थी।
एक तो आपके पास ओरिएंटलिस्ट ग्रुप थे, दूसरे आपके पास एंग्लिश ग्रुप थे। जो आपके पास ओरिएंटलिस्ट ग्रुप थे वो चाहते थे कि एजुकेशन दी जाए इन द वर्नाक्यूलर, जो आपके पास लैंग्वेज चल रही है इंडिया में उन्हीं में दी जाए, वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में जो है वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में जो है नॉलेज दी जाए। ये कंसेप्ट आपके पास ओरिएंटल ग्रुप का। जो आपके पास एंग्लिश ग्रुप थे वो क्या चाहते थे, दे एडवोकेटेड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश। जो आपके पास मकाले थे वो पैरोकार थे, वो संपर्क में थे, वो सपोर्ट में थे एंग्लिश ग्रुप के। उन्होंने ही आपके पास मोस्ट फेमस मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन जो है 1835 में लिखी थी। ठीक है जी, मकाले पक्ष करते थे एंग्लिश ग्रुप का, वो चाहते थे कि एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है जी एजुकेशन दें, लेकिन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में, वो प्रेफर करते थे इंग्लिश लैंग्वेज में। इसी जो आपके पास मिनट ऑफ इंग्लिश ऑफ इंडियन एजुकेशन 1835 में इन्होंने लिखा था, इन दिस मिनट ही आर्ग्यूड फॉर वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसका मकसद क्या था, उनका मकसद इंग्लिश लैंग्वेज में ये था कि वो चाहते थे, ही वांटेड टू क्रिएट ए क्लास ऑफ पर्सन, वो चाहते थे कि वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन चाहते थे इंडिया में से जो बाय ब्लड बाय कलर वो इंडियंस होने चाहिए, लेकिन बाय टेस्ट बाय ओपिनियन उनमें इंग्लिश जो है, इंग्लिश मॉरल इंटेलेक्ट जो है वो दर्शना चाहिए। तो ये कंसेप्ट थे आपके पास, ये वजह थी कि मकाले जो है वो इंग्लिश ग्रुप के पैरोकार थे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंग्लिश ग्रुप। ठीक है जी, इसमें आपको क्लियर हो गया कि ओरिएंटलिस्ट ग्रुप कौन थे जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में चाहते थे एजुकेशन देना, और इंग्लिश ग्रुप कौन थे जो इंग्लिश लैंग्वेज में ही चाहते थे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में वाई एमसीक्यूज आपके बहुत सारे टॉपिक्स रिवाइज हो गए होंगे। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।